हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जेबीटी ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स। आज हम हिंदी पेपर में देखेंगे 2 अंक वाले क्वेश्चन लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। 2 अंक वाले प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, भाषा क्या है? भाषा निश्चित ध्वनि प्रतीकों की वे निश्चित व्यवस्था है जो वक्ता के भाव, विचार आदि को श्रोता तक उसी अर्थ में संप्रेषित करने की युक्ति करने की प्रयुक्त होती है। मानव समाज के अधिकांश कार्य तथा विचारों, भावों आदि करने का अधिकांश आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही होता है। मानव समाज अनेक समुदाय, राष्ट्रों आदि के नाम पर बंटा हुआ है। ये समुदाय की अपनी अलग अलग भाषा होती है। भारत एक बहुभाषी देश है। देश के आधार पर हिंदी को हम भारतवासी नहीं कह सकते। आगे देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से देश की राजभाषा व राष्ट्रभाषा के नाम पर प्रयुक्त होने वाली भाषा के नामकरण पर काफी विवाद चला। कुछ विद्वान नेता आदि हिंदुस्तानी नाम के समर्थक थे, जिसमें उर्दू भाषा के प्रचलित शब्दों को भी प्रयुक्त किया जाता है, तो कुछ हिंदी नाम के समर्थक थे, जिसमें संस्कृत के तत्सम दो शब्दों का प्राधान्य मान्य था। वर्तमान समय में हमारे देश के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है। देश की राजभाषा हिंदी है। वर्तमान समय के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है। दूसरा क्वेश्चन है, बोली से आपका क्या अभिप्राय है? बोली भी किसी स्थान की भाषा होती है, किसी स्थान विशेष की भाषा होती है, लेकिन बोली का क्षेत्र सीमित नहीं होकर कुछ विस्तार के लिए रहता है। विभिन्न आधारों पर बोली को भाषा, उपभाषा आदि के नाम दिया गया है। बोली का प्रयोग करने वालों की संख्या उपबोली का प्रयोग करने वालों की संख्या से कहीं अधिक होती है। इसका कारण है कि कई उपबोलियां मिलकर एक बोली का निर्माण करती है। अन्य शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि एक बोली के अंतर्गत अनेक उपबोलियां आती है। एक क्षेत्र में भले ही विभिन्न उपबोलियों का प्रयोग होता है, लेकिन उस क्षेत्र के सभी लोग बोली को आसानी से समझ जाते हैं। इसका एक कारण ये है कि बोली की विभिन्न उपबोलियों की ध्वनियाँ, शब्द, वाक्य आदि में काफी समानता देखी जाती है। यही नहीं, बोली में उन्हीं मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग होता है जो उसकी बोलियों में उपलब्ध होते हैं। बोलियों का विकास के पीछे का प्रमुख कारण ये है कि एक ही भाषी लोग किसी दूर स्थान पर जाकर बस जाते हैं, जिससे उनकी अपनी बोली में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। बोली के विकास के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे यथार्थ, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक। आगे है मातृभाषा। ये बोली हो गया। पहला था भाषा। मातृभाषा से अभिप्राय है, मातृभाषा जिस भाषा को बच्चा अपने माता पिता, सगे संबंधियों से सीखता है, उसे हम मातृभाषा कह सकते हैं। मातृभाषा के संकुचित और विस्तृत 2 रूप हैं। माँ से सीखी गई भाषा सीमित अर्थों में मातृभाषा कही जा सकती है, परंतु विस्तृत अर्थ में मातृभाषा किसी ऐसे क्षेत्र की भाषा होती है जिसमें उस क्षेत्र के सामान्य लोग अथवा जन्मे पले लोग मुख्य तो लिखित रूप से अपने विचारों तथा भावों को प्रदान करते हैं। कहने का भाव ये है कि व्यक्ति की मातृभाषा ही कालांतर में व्यापक धारण रूप कर लेती है। इसलिए मातृभाषा को क्षेत्रीय भाषा का पर्याय माना गया है। उदाहरण के रूप में, यदि एक गुजराती परिवार उत्तर प्रदेश में रह रहा है तो आरंभ में वे अपने माँ बाप से गुजराती भाषा ही सीखता है। संकुचित अर्थ है कि उसकी मातृभाषा ही कही जा सकती है। यदि वह परिवार स्थायी रूप से उत्तर प्रदेश में रहेगा तो उसकी मातृभाषा हिंदी होगी। यह हो गई मातृभाषा, जिसमें बच्चा अपने माता पिता, सगे संबंधियों से सीखता है। अगला क्वेश्चन है,
मानक भाषा से आपका क्या अभिप्राय है? मानक भाषा जब कोई भाषा सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक तथा राजनीतिक कारणों से उन्नति प्राप्त कर लेती है तो उसे मानक भाषा का दर्जा मिल जाता है। यानी कोई सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक तथा राजनीतिक कारणों से उन्नति प्राप्त कर लेती है तो उसे मानक भाषा का दर्जा मिल। वस्तुतः क्षेत्र विशेष की अनेक बोलियों में से एक बोली जब सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक समर्थन प्राप्त कर लेती है तब उसे स्वीकृत भाषा मान लिया जाता है। उसी को हम निश्चित या मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा ही राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक भाषा मानी जाती है। इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपर्क भाषा से आपका क्या अभिप्राय है? संपर्क भाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जो दो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भाषा भाषी लोगों के मध्य विचार विनिमय का साधन बनती है। भाषा से अर्थ है दो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भाषा भाषी लोगों के मध्य विचार विनिमय का साधन बनती है। संपर्क भाषा की आवश्यकता है तब अनुभव की जाती है जब एक ही देश में बहुभाषी लोग रहते हैं। वर्तमान समय में पूरे देश में हिंदी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित है। इसका कारण यह है कि सबसे बड़े जन समुदाय द्वारा बोली जाती है। जहाँ तक हिंदी भाषा क्षेत्रों का प्रश्न है वहाँ विभिन्न भिन्न बोलियों के बाद भी हिंदी को ही संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार करोड़ों लोग हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। हिंदी से मिलती जुलती भाषाएं जैसे गुजराती है, मराठी है आदि बोलने वाले लोग भी हिंदी भाषा से लोगों के साथ साथ हिंदी भाषा के साथ संपर्क बना सकते हैं। यह था संपर्क भाषा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र भाषा से आपका क्या अभिप्राय है? राष्ट्रों में जो भाषा पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है वही उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। पूरे राष्ट्र को एकता मानने का कार्य उस देश की भाषा राष्ट्रभाषा। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने राष्ट्रभाषा को इस तरह परिभाषित किया कि जो भाषा किसी राष्ट्र के भिन्न भिन्न भाषा विषयों के पारस्परिक विचार विनिमय का साधन बनती हुई समूचे राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में बांधती उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। वैसे किसी भी राष्ट्र में प्रचलित सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं होती है, परंतु प्रत्येक समृद्धशाली देश की कोई एक सही राष्ट्रभाषा के नाम से अभिहित होती है, क्योंकि उस राष्ट्र की प्रतीक उसी को विदेशी राष्ट्रों में सम्मान दिया जाए। उसी में सारे राष्ट्र की अंतरात्मा उसी को उस राष्ट्र के नाम से अन्य देशों से जाना जाता है। यह हो गई राष्ट्रभाषा। अब है राजभाषा। किसी भी देश के राजकाज अर्थात सरकारी कार्यालयों कामकाज में आधिकारिक रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने राजभाषा को इस प्रकार परिभाषित किया है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने क्या है, जो भाषा किसी राज्य की सरकारी सर्वाधिकारी में प्रयुक्त होती है उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा में केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारें अपने पत्र व्यवहार करती है। सरकारी आदेश एवं आज्ञाएं भी इसी भाषा में मुद्रित होती हैं और केंद्र एवं प्रदेश के मध्य संपर्क स्थापित करने का कार्य भी इसी भाषा में होता है। राजभाषा सदैव देश के संस्थानात्मक राज्यों की स्थापना में बड़ी सहायता पहुंचाती है। राजभाषा हो गया। अगला है श्रवण कौशल का क्या अर्थ है? राजभाषा में बड़ी सहायता पहुंचाती है। अब तक हो गया था राजभाषा। अब श्रवण कौशल का क्या अर्थ है? भाषा सुनने की प्रक्रिया ही श्रवण कौशल कहते हैं। जब कोई व्यक्ति मौखिक रूप से सार्थक ध्वनियों को उच्चारण करता है और श्रोताओं ने अपने कानों में सुनकर उनमें निहित अर्थों को ज्यों को त्यों ग्रहण कर लेता है तो उसे श्रवण कौशल कहते हैं। श्रवण कौशल की 3 कौशलों वाचन, पाठन
वाचन पठन और लेखन कौशल का प्रथम आधार है। बच्चों के लिए श्रवण कौशल का विशेष महत्व है। यदि उसे श्रवण कौशल का समुचित शिक्षण दिया जाए तो वे पढ़ने लिखने में प्रवीण होगा। डॉक्टर उमा मंगल ने श्रवण की परिभाषा देते हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त ध्वनियों शब्दों तथा भावों का जिनसे ग्रहण कर उसके अर्थ करने की प्रक्रिया श्रवण कहलाती है। किसी भी व्यक्ति द्वारा ध्वनियों शब्दों और भावों के माध्यम से ग्रहण करने उसका अर्थ ग्रहण करने की कथन कौशल से क्या अभिप्राय है? अगला क्वेश्चन है कथन कौशल। कथन कौशल का अर्थ है कथन में कुशलता अर्थात भावों तथा विचारों को सहज तथा सरल भाषा में स्पष्टतापूर्वक व्यक्त करना ही कथन कौशल कहलाता है। बोलकर विचार अथवा भाव व्यक्त करना ही कथन कौशल कहलाता है। प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के साथ साथ कथन कौशल का भी विशेष महत्व है। इस आयु में बच्चों के मन और मस्तिष्क पर जो छाप पड़ जाती है वे अपना स्थायी प्रभाव छोड़ जाती है। इस आयु में बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति बड़ी तीव्र होती है। वे अनुकरण द्वारा सदा उच्चारण उचित गति तथा उचित आरोह के साथ बोलना सीख जाते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रथम कक्षा में प्रवेश करने वाला बच्चा भाषा का कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है। माँ की गोद से तथा आस पड़ोस के लोगों से शब्दों तथा वाक्यों से ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है। उसमें कथन कौशल की कुछ न कुछ योग्यता विकसित होने लग रही है। अब वे अपने माँ बाप से रोटी खिलौने पानी तथा फल मांगने लगता है। ये कथन कौशल की शुरुआत होती है। बच्चा जन्म से धीरे धीरे बोलना सीखता है, परंतु प्राथमिक स्तर पर आते आते वे शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध भाषा बोलने की ओर अग्रसर होता है। प्राथमिक स्तर पर श्रवण कौशल के साथ साथ कथन कौशल की शिक्षा महत्व रखती है। अगला क्वेश्चन है पठन कौशल से आपका क्या अभिप्राय है? पठन कौशल पठन शब्द का अर्थ होता है पढ़ना, अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना और उसका अर्थ को ग्रहण करना। पढ़ने की शिक्षा के लिए पढ़ने के साथ साथ वाचन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। पठन शब्द पढ़ धातु से बना है जिसका अर्थ होता है पढ़ना। इसी प्रकार वाचन शब्द वाक धातु से बना जिसका अर्थ होता है शब्द वाणी अथवा कथन। लिखे हुए अथवा छपे हुए शब्दों का उच्चारण करना वाचन कहलाता है, परंतु ये वाचन का संकुचित अर्थ है। वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को पठन कहते हैं। लिखे हुए सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करना पठन सामग्री हो जाएगी, पठन कहते हैं। पठन एक उद्देश्यपूर्ण सार्थक एवं चिंतन प्रदान करने की क्रिया। पठन करते समय पढ़ने वालों की दृष्टि शब्दों पर घूमती है और वे उन शब्दों में निहित को ग्रहण करता है। यही पठन अथवा वाचन का सही रूप है। अगला शेष और वाचन की क्या उपयोगिता है? शेष और वाचन की उपयोगिता प्राथमिक अवस्था में भाषा से अवगत कराने के लिए बच्चों को शेष और वाचन प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जब कोई बच्चा स्वर सहित पाठ को पढ़ता है तो वे बड़ा प्रसन्न होता है और उसे आनंद की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और वे वचन में रुचि लेने लगता है। शेष और वाचन से बच्चों को शब्दों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है। शेष और वाचन करने से बच्चों को उचित गति, हाव भाव, बाल हाथ विराम, आरोह आदि का ज्ञान होने लगता है। शेष और वाचन की सहायता से ही बच्चे मौखिक अभिव्यक्ति में कुशलता प्राप्त करते हैं। वे नए नए शब्दों से परिचित होते हैं और शब्दों के अर्थों को भी जानने लगते हैं। इससे उनका शब्द भंडार बढ़ता है। धीरे धीरे उनमें शब्दों को अर्थों को ग्रहण करने की योग्यता बढ़ने लगती है। उनमें ज्ञान उनकी वृद्धि होती है तथा मुहावरों से लोकोक्तियों के प्रयोग को जान जाते हैं। शेष और वाचन के बाद ही विद्यार्थी स्वाध्याय की ओर अग्रसर होता है। वाचन के बाद ही स्वाध्याय की ओर अग्रसर होता है, इसलिए अग्रसर होता है। अगला है मौन वाचन। मौन वाचन का क्या महत्व है?
जब विद्यार्थियों को शेष और वाचन का अभ्यास हो जाता है तो उन्हें मौन वाचन का अभ्यास करवाया जाता है। हमें जीवन में अनेक अवसरों पर मौन वाचन करना पड़ता है। जब हम बहुत से लोगों के साथ बैठे हो तो उस समय शेष और वाचन नहीं कर सकते, तब आवाज़ करते हुए पढ़ने से अन्य लोगों को कार्य बाधित होता है, जैसे पुस्तकालय, वाचनालय अथवा किसी सार्वजनिक स्थान पर हम शेष और वाचन नहीं कर पा सकते हैं, जहाँ हमें मन ही मन पढ़ना होता है। ये कारण एक विद्यार्थियों को मौन वाचन का अभ्यास कराया जाता है। मौन वाचन में थकान भी कम होती है और हम लंबे समय तक पढ़ने कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारी आंखें और मस्तिष्क ही कार्य करते हैं, अन्य सभी उपकरण भी इस समय सक्रिय नहीं रहते हैं। ये हो गया मौन वाचन। अगला, प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के महत्व पर प्रकाश डालिए। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास के लिए उसे लेखन कौशल से पारंगत करना नितांत आवश्यक है। प्रारंभिक स्तर पर लेखन का निम्न महत्व है। लेखन से विद्यार्थियों में अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान तथा वाक्य के स्वरूप तथा ज्ञान कौशलों का विकास होता है। लेखन से सुडौल और सुंदर लेख तथा अपने भावों को अच्छे ढंग से अभिव्यक्त करने के कौशलों का विकास होता है। लेखन विधि विविध प्रवृत्ति से परिचित करना, उसका अभ्यास करना, लेखन से अपने हाव भाव, विचारों आदि को लिखित रूप व्यक्त करने में सक्षम बनाना, लेखन से बौद्धिक क्षमता का विकास करना। प्राथमिक स्तर लेखन कौशल के महत्व हो गए। अब आप देखेंगे लेखन की प्रकृति का वर्णन। लिपि लेखन का मूल आधार है। लिपि के अंतर्गत बच्चों को सुंदर वर्ण लिखने की शिक्षा दी जाती है। लेख सुंदर, आकर्षक और सुडौल होना चाहिए। बच्चों को शुद्ध वर्तनी का ज्ञान और वे वाक्य रचना के नियमों को अच्छी तरह जानते हैं। यही नहीं, उन्हें विराम चिन्हों का भी सही प्रयोग करने की आदत होनी चाहिए। लेखन कौशल तभी संपन्न होगा यदि विद्यार्थियों में मुहावरों, लोकोक्तियों तथा सूक्तियों को प्रसंगानुकूल प्रयोग करना होता है। लेखन के अंतर्गत ही विद्यार्थी में ये योग्यता विकसित की जाती है कि वे तर्क सहित अपने भावों से विचारों व्यक्त करने में समर्थ हैं। विद्यार्थियों को इस बात का ज्ञान हो कि वे अनुच्छेदों में विचारों को व्यक्त कर सकें। लेखन कौशल के अंतर्गत बच्चों में स्पष्ट और साफ लिखने की आदत डाली जा सकती है। लेखन द्वारा छात्र छात्राएं भाषा और साहित्य के प्रति दृष्टिकोण अपनाते हैं और सृजनात्मक व्यक्तियों का विकास करते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुलेख से आपका क्या अभिप्राय है? अनुलेख अर्थ है किसी विषय के संबंध में सर्वप्रथम छोटे और मोटे सुंदर अक्षरों को लिखना, तत्पश्चात उन्हें अन्य पंक्तियों में को लिखना। एक विद्वान आलोचकों के शब्दों में अनुलेख के अंतर्गत अध्यापक तख्ती या कॉपी पर कुछ शब्द लिखता है, बच्चे उसका अनुकरण करते हुए वैसे लिखने का प्रयत्न करते हैं। इसके लिए छपी हुई कॉपियों का प्रयोग भी किया जाता है। कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर एक पंक्ति में कुछ शब्द लिखे हुए रहते हैं, उसी का अनुकरण करते विद्यार्थी शेष पृष्ठों पर लिखते हैं। यदि कॉपी पर अध्यापक लिखे तो उसका लेख सुंदर और सुडौल होना चाहिए, तब भी सभी बच्चों का लेख भी सुंदर और सुडौल होगा। इस प्रकार अनुलिपि की कॉपी की जांच कर लेनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि शब्द और वाक्य सही अनुपात में छपे हुए हैं, यानी अनुलेख हो जाएगा। लास्ट है श्रुति लेख से आपका क्या? श्रुत का अर्थ है सुना हुआ। जिस विषय अथवा वाक्यों को हम अपने कानों के द्वारा सुनते हैं उसे श्रुति कहा जाता है। इस प्रकार श्रुति लेख का अर्थ है सुना हुआ लेख। सुना हुआ लेख, श्रुति लेख। इस विधि के अंतर्गत बच्चे सुनकर लिखते हैं। इसमें अध्यापक बोलता है और विद्यार्थी सुनकर लिखते हैं, लेकिन इस विधा का प्रयोग अनुलिपि और प्रतिलिपि के बाद किया जाता है। इस स्थिति में यह भी मान लिया जाता है कि बच्चों को शब्दों तथा वाक्यों में लिखने का अभ्यास हो चुका हो, उन्हें वर्तनी का भी सही ज्ञान हो और उन्हें विराम चिन्हों का सही प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। इस विधि द्वारा बच्चों को सुनकर भाषा लिखने का अवसर प्राप्त होता है। यही नहीं, इसमें अपेक्षाकृत तेज गति से लिखने का अभ्यास होता है। इसके अतिरिक्त बच्चे अक्षर विन्यास भी अच्छी तरह से सीख जाते हैं। श्रुतिलेख से विद्यार्थियों के लेखन कला का समुचित विकास होता है और वे किसी विषय को सुनकर समझने का प्रयास करते हैं। सुनकर समझने की योग्यता का विकास विद्यार्थियों के लिए विशेष महत्व रखता है। तीसरी और चौथी कक्षाओं से इस श्रुतिलेख का अभ्यास होना चाहिए। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक
विद्यालय में सुर्तलिया का अधिक महत्व दिया जाता है। अध्यापक विद्यार्थी को जो पढ़ाता है उसे अपनी कॉपियों में लिख लेते हैं। थैंक्स। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी की क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे।